कुदरत का खेल। मैं तुम्हारे माँ बाबूजी से परेशान हो गई हूँ शेखर। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे 5 साल हो गए हैं, लेकिन बस अब नहीं। या तो तुम इन्हें वृद्धाश्रम भेजो या मैं मायके चली जाती हूँ। शेखर की पत्नी अलका अपने पति पर सास ससुर को लेकर भड़क रही थी, तो शेखर कहता है, मेरी धर्म पत्नी, देखो तुम तो जानती हो मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम मायके जाने की बात मत किया करो। बस तुम मायके जाने की बात करती हो तो मेरा दिल बैठ जाता है। तुम ही नहीं, मैं खुद भी माँ बाबूजी से परेशान हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि एक पल में इन्हें यहाँ से निकाल दूँ, लेकिन क्या करूँ? इतनी आसानी से ये बूढ़े वृद्धाश्रम में जाने वाले नहीं हैं। इनके लिए तो कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम शेखर, तुम क्या जुगाड़ लगाओगे। मुझे बस इनसे छुटकारा चाहिए। ओके डियर, अब तुम गुस्सा थूक दो बस। बेटा शेखर, ओ बेटा शेखर। शेखर के बाबूजी ने आवाज लगाई तो शेखर तिलमिला उठा। देखो, यह ड्रामा है इनका। पत्नी से 2 बातें भी नहीं करने देते। यह लो, मैं तो कहती हूँ कि इनका जल्दी से जल्दी बंदोबस्त करो, और तुम हो कि देर पर देर किए जा रहे हो। बाबूजी ने फिर आवाज लगाई। शेखर बेटा। आया आया कहता हुआ शेखर माँ बाबूजी के कमरे में गया। क्या दिक्कत है तुम लोगों की? जब देखो शेखर शेखर लगाए रखते हो। क्या कहना है बेटा? तू कैसे बातें कर रहा है अपने बाबूजी से? शेखर की माँ मीना देवी जी ने कहा। तो शेखर बोला, माँ मैं कैसे बातें करूं? तुम दोनों को बस यही काम है। उसकी बात काटते हुए बाबूजी बोले, बेटा आज तेरी छुट्टी है तो तू ऐसा कर, हमारे जो अधूरे काम पड़े हैं वो कर दे। एक तो तेरे माँ के दांत दिखाने हैं और मेरे कान दिखाने हैं। तू हमें ले चल। इतना सुन शेखर और भी ज्यादा आग बबूला हो गया। बोला, तुम दोनों ने मुझे समझ क्या रखा है? एक ही दिन की छुट्टी होती है और तुम दोनों अपने काम थमा देते हो। और पैसे कौन से पेड़ पर उगते हैं जो तुम लोग इतने खर्चे बता देते हो? ना तो मेरे पास तुम दोनों के लिए पैसे हैं और न ही समय। बेटा कुछ ऐसे काम नहीं बता दिए, रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगा। तू जा आराम कर, मैं खुद ही चला जाऊंगा, और ना ही तेरे पैसे चाहिए। शेखर पैर पटकता हुआ चला गया। राम प्रकाश जी के पास बैंक में कुछ थोड़ी बहुत रकम थी, जिससे वे अपना और अपनी पत्नी मीना जी की जरूरत पूरी कर लिया करते थे, और फिर दोनों डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो फिर अलका शेखर को बोलती है, चैन से नहीं जीने देंगे ये हमें, कुछ न कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तो शेखर कहता है, हाँ ठीक कहती हो, जल्द ही इनका कुछ न कुछ जुगाड़ करता हूँ। कॉफी बना लाओ बढ़िया सी। ठीक है, लाती हूँ। अलका कॉफी बनाने चली जाती है और शेखर अपना शातिर दिमाग लगाने लग जाता है कि क्या किया जाए जो इन बूढ़ों से पीछा छूट जाए। वो बहुत देर सोचता रहा। इतने में अलका भी कॉफी बना लाती है। अलका तुम ही कोई सुझाव दो ना, क्या करना चाहिए? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। दोनों को नींद की गोलियां देकर मार डालो। नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकते। सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। और हाँ, है तो मेरे माँ बाप ही, जान कैसे ले सकता हूँ? तो फिर खुद ही दिमाग लगाओ, अलका ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी राम प्रकाश जी और मीना जी डॉक्टर के यहाँ से आ जाते हैं। अपने कमरे में जाकर बातें करने लगते हैं। चलो आज का काम तो पूरा हुआ, अब 5 दिन बाद जाना है तुम्हारे दांत बनवाने, और मुझे भी यह दवाई दी है, देखता हूँ कितना आराम लगता है। 5 दिन में नहीं तो बस मशीन ही बनवानी पड़ेगी मुझे, लेकिन अभी तो मुझे फिर भी सही सुनाई देता है। हाँ जी, बस मशीन ही बन जाएगी, कभी कभी तुम्हें बिल्कुल सुनाई नहीं देता। चलो देखते हैं 5 दिन बाद। माँ बाबूजी की बातें कमरे के बाहर दरवाजे पर खड़ा हुआ शेखर सुन रहा था। बाबूजी की बातें सुन अपना खुरापाती दिमाग लगा रहा था, जो कुछ तरकीब मिल जाए। तो उनकी बातें सुन उसे एक आइडिया मिल गया। वह दबे पांव वहां से निकल अपने कमरे में आ गया और अपनी पत्नी को पकड़कर इधर से उधर घुमाते हुए बोला, अलका एक खुशखबरी है। तो बताओ क्या खुशखबरी है? अलका ने बहुत उत्साह पूर्वक पूछा।
तो शेखर बड़ा खुश होते हुए बोला, अलका, मुझे आइडिया मिल गया है इन बूढ़े माता पिता से छुटकारा पाने का। यह सुन अलका की आंखें चमक उठी। क्या बात कर रहे हो? क्या आइडिया है? मुझे भी बताओ। शेखर ने अलका के कानों में कुछ कहा तो अलका बड़ी खुश हो गई। बस अलका, अब तो माँ बाबूजी को बोतल में उतार लो और मैं भी एक संस्कारी बेटा बन जाता हूँ, फिर देखना तुम कमाल। ठीक है जी, आज से ही हमारा मिशन शुरू। दोनों ने हाथ मिलाया और अपने काम में लग गए। अलका जानती थी कि राम प्रकाश जी को सेवई बहुत पसंद है, इसलिए उसने अपनी अगली चाल सेवई बनाकर चली। राम प्रकाश जी और मीना जी के कमरे में गई और कहने लगी, मुझे पता था बाबूजी कि आपका सेवई खाने का बड़ा दिल कर रहा है। तो मीना जी ने पूछा, बहू तुम्हें कैसे पता? अरे यह क्या माँ जी, जब माँ बाप अपने बच्चों की दिल की बात को बड़ी ही सरलता से समझ जाते हैं तो क्या हम बच्चे अपने माँ बाप के दिल की बात को नहीं समझ सकते? बस मुझे एहसास हुआ कि बापूजी का सेवई खाने का मन है तो मैंने बना दिया। इतना सुनना था कि दोनों फूले न समाये और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे कि उनके बच्चों को सद्बुद्धि दे दी। शेखर राम प्रकाश जी और मीना जी का इकलौता बेटा है। राम प्रकाश जी प्राइवेट जॉब करते थे, पर कम कमाई में भी मीना जी ने अपनी समझदारी से घर के खर्चों को पूरा कर लेती थी और पाई पाई जोड़कर अपने सपनों का घर खड़ा किया। राम प्रकाश जी की ज्यादा आय न थी, लेकिन फिर भी उन्होंने शेखर की पढ़ाई में कोई भी कमी न रहने दी। उसे अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया। उसकी बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लग गई और फिर उन्होंने एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी कर दी। लेकिन उन्हें क्या पता था, मासूम सी दिखने वाली अलका इतनी क्रूर और चालबाज होगी। वह बात बात पर अपने सास ससुर को ताने मारती। कुछ भी काम बोलते हैं तो वो साफ मना कर देती और जरा सी रोक टोक होने पर पूरा घर सर पर उठा लेती। राम प्रकाश जी थोड़ी गुस्सैल किस्म के व्यक्ति थे, परंतु मीना जी उतनी ही नरम मिजाज की। राम प्रकाश जी को जब भी अलका पर गुस्सा आता तो मीना जी बड़े प्यार से बात को संभाल लेती। शेखर शादी के पहले अपने माता पिता का बहुत आदर और कद्र करता था, लेकिन शादी होते ही वह अलका के रंग में रंग गया। अपनी मीठी मीठी बातों से अलका हमेशा शेखर को फंसाए रखती। अलका के बातों में आकर शेखर हमेशा अपने माँ बाप पर चिल्लाता या भड़कता रहता। शेखर एक रिश्वतखोर व्यक्ति था। वह कभी भी रिश्वत लेने से पीछे नहीं हटता। बिजली विभाग में होने का लाभ कैसे उठाया जाता है उसे अच्छे से पता था। जिस किसी के घर में भी एसी जैसे आधुनिक उपकरण देख लेता, बस कोई न कोई बहाना बना लोगों को परेशान करता। उनको अपने पद की धौंस दिखाकर उनसे बिना वजह जुर्माना वसूलने पहुंच जाता था। तो उसके बाबूजी उसे हमेशा बोला करते थे कि बेटा, रिश्वत लेना पाप है, तुम रिश्वत मत लिया करो, चाहे कम में ही हो गुजारा कर लिया करो। लेकिन शेखर हमेशा अपने बाबूजी का विरोध करता। मेरी खुशियों को देखकर आपको जलन होती है। आप नहीं चाहते हैं कि मैं अच्छा जीवन जीऊं, अपनी पत्नी के साथ खुश रहूं। हमेशा ही आप मेरी खुशियों के आड़े आते हैं, बार बार मुझे रिश्वत को लेकर सुनाते हैं। मैं कुछ भी करूं, आपको क्या दिक्कत है? शेखर के ऐसे कठोर वचन सुन राम प्रकाश जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने शेखर पर हाथ उठा दिया। इस बात से शेखर अपने माता पिता से काफी अलग अलग रहने लगा और ऊपर से अलका ने आग में घी डालने का काम किया। इस घटना के बाद से राम प्रकाश जी और मीना जी ज्यादातर चुप रहते, लेकिन माता पिता होने के नाते जहाँ भी गलत लगता टोक देते थे। यह बात शेखर और अलका को काफी चुभती थी और इसी सब से परेशान होकर शेखर अपने माता पिता को घर से निकाल देना चाहता था। अब शेखर अपने माँ बाबूजी के डॉक्टर की अगली विजिट का इंतजार कर रहा था। जैसे ही 5 दिन बीते, शेखर ने अगली चाल चलने के लिए अपने माँ बाबूजी के कमरे में गया। बाबूजी, उस दिन मैं दफ्तर के काम से काफी टेंशन में था और मैंने आपको ना जाने क्या क्या कह दिया। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। कोई बात नहीं बेटा, काम की चिंता में कभी कभी ऐसा हो जाता है
और राम प्रकाश जी ने अपने बेटे को माफ कर दिया। और फिर शेखर ने पूछा, माँ बाबूजी, आपको फिर कब जाना है डॉक्टर के पास? बेटा, कल ही बुलाया है डॉक्टर ने। मीना जी ने बेटे के बात का उत्तर दिया। शेखर अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, माँ, कल मैं आपको और बाबूजी को डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले हम कहीं घूमने भी जाएंगे और फिर वापस लौटते वक्त डॉक्टर के पास चलेंगे, या पहले डॉक्टर के पास चलेंगे उसके बाद घूमने चलेंगे। मेरा दोस्त बता रहा था कि थोड़ी दूरी पर ही एक काफी अच्छा रिसोर्ट खुला है। जैसा भी ठीक लगेगा। राम प्रकाश जी और मीना जी यह सब सुन काफी खुश हो रहे थे और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उनके बेटे बहू काफी बदल गए हैं। अगले दिन सुबह ही सब लोग गाड़ी में बैठ निकल लिए। शेखर ने पहले माँ बाबूजी को डॉक्टर के पास ले गया और फिर दवाई दिलवाकर गाड़ी हाईवे की तरफ घुमा ली। वे लोग काफी दूर निकल गए थे। मीना जी और राम प्रकाश जी बार बार शेखर से पूछ रहे थे कि हम लोग रिसोर्ट कब तक पहुंचेंगे। तब शेखर ने कहा, लगता है हम लोग गलत हाईवे पर आ चुके हैं। तभी गाड़ी गड़गड़ाते हुए रुक जाती है, जो कि शेखर के प्लान का अगला हिस्सा था। शेखर स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारकर कहता है, ओ शिट, अब यह गाड़ी को भी इसी सुनसान जगह पर रुकना था। वह गाड़ी से नीचे उतरकर बोनट खोलकर कुछ चेक करने का नाटक करने लगता है और फिर अलका और माँ बाबूजी से कहता है, लगता है गाड़ी खराब हो गई है, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, मैं आसपास देखता हूँ, आप लोग यहीं रुको। कहकर शेखर जाने लगता है। तब मीना जी कहती हैं, बेटा, रास्ता बड़ा खतरनाक लग रहा है, ठीक से जाना। थोड़ी ही देर में शेखर आसपास से घूमकर लौट आता है और कहता है, यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। तब अलका कहती है, अब क्या होगा, रात भी होने चली है। अलका ने डरते हुए पूछने का नाटक किया, देखता हूँ थोड़ा बहुत भी साथ दे दे यह खटारा गाड़ी तो हम मैकेनिक के पास पहुँच जाएंगे और गाड़ी ठीक करवा सकते हैं। फिर शेखर बोलता है, ऐसा करते हैं कि माँ बाबूजी, आप दोनों लोग यही हमारा इंतजार कीजिए, हम किसी तरह गाड़ी को धकेल कर ले जाते हैं। राम प्रकाश जी और मीना जी ने डरते हुए कहा, बेटा, यह रास्ता ठीक नहीं लग रहा है, आसपास घना जंगल है, तुम जल्दी ठीक करवा करके वापस आ जाना। ठीक है बाबूजी, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। इतना कहते हुए शेखर और अलका ने गाड़ी को धकेलने का नाटक किया और अपने बूढ़े माँ बाबूजी को ऐसे सुनसान हाईवे पर अकेले छोड़ चले गए। अलका कहती है, चलो अच्छा हुआ, अब आखिरकार इन बूढ़ों से छुटकारा मिल ही गया, अब मेरे दिल को सुकून मिला है। शेखर अलका के गालों को खींचकर कहता है, अब तो तुम खुश हो डियर। और अलका ने भी एक बड़ी सी मुस्कान दे दी। और उधर राम प्रकाश जी और मीना जी अपने बेटे बहू का इंतजार करते रहते हैं। काफी देर हो जाती है पर वो कहाँ आने वाले हैं। माँ और बाबूजी काफी परेशान थे क्योंकि काफी रात भी हो रही थी और उन दोनों को भूख के मारे जान निकली जा रही थी, पर करे तो करे क्या। तभी वहां से एक पुलिस ऑफिसर की जीप गुजरती है, जो कि सीनियर पुलिस ऑफिसर विश्वजीत सिंह की होती है। ऐसी अंधेरी रात में सुनसान हाईवे पर जब उन्होंने बूढ़े दंपति को देखा तो तुरंत गाड़ी को रोक दिया और उनके पास पहुंचकर बोले, अंकल आंटी, आप दोनों इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर क्या कर रहे हैं? राम प्रकाश जी और मीना जी ने विश्वजीत सिंह को सारी बातें बता दी। उनकी बातों को सुनकर ऑफिसर सिंह को काफी आश्चर्य और गुस्सा आया। वह दोनों को अपने जीप में बैठाकर अपने घर ले गए। उधर अलका शेखर से कहती है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो किसी से वहां लिफ्ट लेकर घर आ टपके। अरे नहीं यार, वह इतना घना जंगल है, उन्हें तो अब तक कोई जंगली जानवर खा चुका होगा, या चोर डाकू मार डालेंगे, या नहीं तो भूख प्यास से ही दम तोड़ देंगे। शेखर ने अलका को जवाब दिया। उधर राम प्रकाश जी और मीना जी का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका अपना बेटा उनके साथ ऐसा कर सकता है।
ऑफिसर सिंह ने उन्हें चुप कराया और तसल्ली दी और उन्हें खाना खिलाया और फिर अपना परिचय देते हुए बोले, अंकल आंटी जी, मैं सीनियर पुलिस ऑफिसर विश्वजीत सिंह हूँ। कुछ ही समय हुआ है मेरा यहाँ तबादला हुआ और मेरा परिवार अभी हैदराबाद में है और यह मेरा क्वार्टर है। आप यहाँ आराम से रहिए। आप दोनों को यहाँ कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी नालायक संतान से तो अच्छा है आप मेरे क्वार्टर में रहें। लेकिन मीना जी और राम प्रकाश जी का रो रो कर बुरा हाल हुआ जा रहा था। लेकिन राम प्रकाश जी अपनी पत्नी के लिए खुद को संभालते हुए और अपने आंसू साफ करते हुए ऑफिसर सिंह को बताते हैं कि हमने अपने इकलौते बेटे के लिए क्या क्या नहीं किया। उसे कभी कोई कमी नहीं होने दिया। उसे थोड़ा सा भी सर्दी बुखार होने पर उसकी माँ पूरी पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रहती। अपनी हर इच्छाओं को मार हमने उसकी सारी इच्छाओं को पूरा किया। लेकिन फिर भी ना जाने क्या कमी थी हमारे परवरिश में कि उसने ऐसा किया। राम प्रकाश जी बोले, बेटा मैं एक शिक्षित पढ़ा लिखा नागरिक हूँ। मैं ऐसे ही चुप बैठने वाला नहीं। ऐसे नालायक औलाद को सबक सिखाना जरूरी है, वरना हमारे समाज से नैतिकता का पतन होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ऑफिसर सिंह भी चाहते थे कि ऐसी औलाद को सबक जरूर मिले। उन्होंने कहा कि वह जब चाहे जो चाहे सजा उन्हें दे सकते हैं, उन्हें सीधा जेल में डाल सकता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं। ऑफिसर सिंह की बातें सुन राम प्रकाश जी और मीना जी ने कहा, बेटा हमें तो बस हमारा अपना घर हमें वापस चाहिए। वह घर हम दोनों का है। उसे हमने बड़ी मेहनत से बनवाया है। उस घर पर उनका कोई अधिकार नहीं। जो आप चाहो करो, हम दोनों आपके साथ हैं। ऑफिसर सिंह दोनों की पूरी जानकारी राम प्रकाश जी और मीना जी से ले लेते हैं और उनको सबक सिखाने का एक बहुत अच्छा प्लान बनाते हैं। ऑफिसर सिंह के यहाँ जो नौकर काम करता था, उसे राम प्रकाश जी और मीना जी का ध्यान अच्छे से रखने का बोल अपनी ड्यूटी पर चले गए। कुछ दिन में वे शेखर के विरुद्ध एक नोटिस तैयार करते हैं और पोस्ट के जरिए उसके घर पर भेज देते हैं। उधर जब पड़ोसियों ने राम प्रकाश जी और मीना जी के बारे में शेखर से पूछा तो शेखर यह कहकर टाल देता कि वे दोनों 4 धाम की यात्रा पर गए हैं। एक दिन शेखर और अलका ने घर पर पार्टी रखी हुई थी। दोनों दोस्तों के साथ गाने के तेज आवाज के साथ नाच गा रहे थे। तरह तरह के अच्छे अच्छे व्यंजन टेबल पर सजे हुए थे। दोनों बहुत खुश थे और पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन नोटिस मिलते ही उनके रंग में भंग पड़ गया। नोटिस में लिखा था, यह घर सरकार के प्रॉपर्टी पर बना हुआ है, जिसको खाली करने के लिए उनके पास 15 दिनों का समय है। नोटिस के मिलते ही शेखर ने सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। बहुत सारे वकीलों से मिला, लेकिन कोई भी बात ना बन पाई। बात बनती भी कैसे? ऑफिसर सिंह ने ऐसी तरकीब ही लगा रखी थी और भगवान भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देते। घर खाली करने के 2 दिन पहले ऑफिसर सिंह खुद शेखर के घर पहुंचे और एक बार फिर उसे 2 दिनों में घर खाली करने की हिदायत दे दी। अलका शेखर ने बहुत सारे तिगड़म लगाए, कुछ भी काम न आया। घर खाली करना पड़ा क्योंकि ऑफिसर सिंह के सामने किसी के चलने वाली कहाँ थी। और आखिरकार 2 दिनों के भीतर शेखर और अलका को अपना घर खाली करके किराए के मकान में चला जाना पड़ा। उनके जाने के बाद ऑफिसर सिंह ने राम प्रकाश जी और मीना जी को सम्मान के साथ उनके घर पर छोड़ आए। अलका और शेखर घर छोड़कर काफी दुखी थे। किराए के मकान में आने के बाद दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। मेरे बस का नहीं है इस खंडर में रहना। आपको रहना है तो रहो, लेकिन मुझे मेरे मायके छोड़ाओ। कितनी गर्मी है यहाँ, एसी के बिना मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं बहुत खुशी से हूँ। कुछ दिन का सब्र कर लो, देखता हूँ कुछ करता हूँ। किसी वकील से बात करता हूँ। हमें नोटिस सरकार की तरफ से मिला है और हमें सरकार के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा, जिसके लिए हमें अच्छे वकील की जरूरत है और साथ साथ बहुत सारे पैसों की भी। शेखर अपनी पत्नी अलका को समझाते हुए कहता है, मैं कुछ भी नहीं जानती,
कुछ भी करो, और रिश्वत के पैसे तो हैं ही, वह कब काम आएंगे? देखो, मैं आपको बता दे रही हूँ, 1 महीने का टाइम है आपके पास। अगर 1 महीने में हम अपने घर नहीं गए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अलका ने आंखें चमकाते हुए शेखर को धमकी दी। शेखर उसकी बातों को सुन चुप रह गया। शेखर कुछ न कुछ जुगाड़ करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक और मुसीबत आन पड़ी। बिजली विभाग के सीनियर ऑफिसर की तरफ से शेखर को रिश्वत लेने की वजह से उसको और उसके 3 अन्य सहयोगी को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया और 4 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। ऐसा इसलिए हो पाया कि बिजली ऑफिस का सीनियर ऑफिसर सिंह का घनिष्ठ मित्र था, और फिर पहले भी शेखर को 2-3 बार रिश्वत ना लेने के लिए और जनता को बिना वजह परेशान ना करने के लिए वार्निंग मिली हुई थी। शेखर को जैसे ही सस्पेंशन लेटर मिला, उसके तो होश ही उड़ गए। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, चक्कर आने लगा। किसी तरह उसने खुद को संभाला और कई डिपार्टमेंट में सीनियर से मिलकर सस्पेंशन लेटर रुकवाने की गुजारिश की, लेकिन कहीं भी उसकी एक न चली और घर आते ही बेड पर गिर पड़ा। अलका ने शेखर से पूछा, क्या हुआ शेखर? लेकिन शेखर पर तो आसमान टूट पड़ा था। वह काफी रोने लगा और अलका को सारी बात बताई। लो, हो गया सत्यानाश, इसीलिए तुम्हें बाबूजी मना करते थे रिश्वत लेने के लिए। अलका ने मुंह बनाते हुए बोला, मैं तुम्हारे ही कहने और तुम्हारे खर्चे पूरे करने के लिए आज तक रिश्वत लेता आ रहा था। तुम ही थी जो मुझे रिश्वत लेने के लिए उकसाती थी। पड़ोस में जा जाकर जानकारी जमा करती थी, किसके घर में एसी है, किसके घर में 2-2 फ्रिज है, घर में कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सामान है, और आज तुम ही मुझे दोषी ठहरा रही हो। तुम ही थी जो मुझे माँ बाबूजी को मारने का आइडिया दे रही थी, और आज तुम ऐसी बातें कर रही हो। और ऐसा होते होते दोनों का झगड़ा काफी बढ़ गया और दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लगे। कुदरत के खेल को कोई भी नहीं समझ पाएगा। रिश्वत से कमाए पैसे भी अलका और शेखर ने मौज मस्ती में खर्च कर दिए, क्योंकि उन्हें पैसा बचाना ही नहीं आता था। इसीलिए धीरे धीरे सारे पैसे खत्म होने लगे थे। एक और मुसीबत तब आ गई जब मकान मालिक ने किराया बढ़ाने की बात कही। तब शेखर ने कहा कि इतना किराया नहीं दे सकते, तो मकान मालिक ने साफ साफ कहा कि नहीं दे सकते तो मकान खाली कर दो, क्योंकि इस मकान का दूसरे लोग ज्यादा किराया देने को तैयार थे। अब तो अलका और शेखर सामान के साथ साथ फुटपाथ पर आ गए। शेखर अपने पद का गलत इस्तेमाल करके पड़ोसियों को भी परेशान कर चुका था, तो कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। सबने उससे किनारा कर लिया। शेखर फोन कर करके दूसरे किराए के मकान का इंतजाम में लगा हुआ था, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ तेज चिलचिलाती धूप तो दोनों की जान ले रही थी। ऐसे में दोनों रोने लगे। शेखर ने रोते रोते अलका से कहा, आज हमारे इस हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं, और इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है, जिसने अपने बूढ़े माँ बाप को बीच सड़क पर छोड़ दिया था। आज किस्मत ने भी हमें वही लाकर खड़ा कर दिया है। अलका भी रोते हुए बोली, ठीक कह रहे हो शेखर, हमें हमारी किए की सजा मिली है। अपना माथा पीटते हुए बोली, मैंने अपने माँ बाप समान सास ससुर पर कितने अत्याचार किए, इस उम्र में उन्हें भटकने के लिए और मरने के लिए छोड़ दिया। तो शेखर बोलता है, तुम तो फिर भी बहू थी, लेकिन मैं तो उनका सगा इकलौता बेटा था, जिसको उन्होंने इतने लाड प्यार से पाला था, लेकिन मैं कैसा अभागा निकला। बोलते बोलते शेखर जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज उसके गले में अटक जाती है। मेरे माँ बाबूजी ना जाने कहाँ होंगे, वो लोग जीवित हैं या नहीं। इतने में अलका कहती है, नहीं नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता। आप सही कहते हैं, हमने बहुत गलत किया है। चलिए ना, हम माँ बाबूजी को ढूंढते हैं। इतने में ऑफिसर सिंह, जो दूर बैठे चाय की चुस्की लेते हुए यह सब नजारा देख रहे थे, उनके पास पहुंचे। शेखर ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और बोला, सर, आप तो वही ऑफिसर हैं ना जो उस दिन घर आए थे? हाँ, मैं वही हूँ, ऑफिसर सिंह ने कड़क आवाज में जवाब दिया। ऑफिसर सिंह ने पूछा,
तुम लोग ऐसे सामान के साथ यहाँ रोड पर क्यों बैठे हो? घर तो तुमने काफी पहले खाली कर दिया था। क्या तब से यूं ही भटक रहे हो इधर उधर भूतों की तरह? दोनों ने इस बात पर गर्दन झुका ली। ऑफिसर सिंह बोले, चलो उठो, मेरी जीप में बैठो। ऑफिसर सिंह की बात सुन शेखर बोला, पर सर, हमारा सामान यहीं रहने दो, मैं गाड़ी में मंगवा लूंगा, तुम लोग मेरी जीप में बैठो। ऑफिसर सिंह का धन्यवाद करते हुए दोनों जीप में बैठ जाते हैं और जब जीप उन्हीं के घर के आगे रुकती है तो दोनों एक साथ आश्चर्यचकित होकर बोल पड़ते हैं, यह तो आपने हमें हमारे ही घर पर ले आए हैं। और जब अंदर आते हैं तो वहाँ वो माँ बाबूजी को पाकर दोनों अचंभित रह जाते हैं। उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। खुशी, पीड़ा, शर्मिंदगी, दुख सारे भाव उनके मन में उमड़ आते हैं। दोनों रोते हुए माँ बाबूजी के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगते हैं। फिर राम प्रकाश जी अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाते हैं और एक जोरदार तमाचा शेखर के गाल पर जड़ देते हैं, जिस पर शेखर अपना दूसरा गाल भी आगे करते हुए कहता है कि बाबूजी, जो पाप हमने किए हैं उसके लिए कितने भी थप्पड़ कम हैं। फिर ऑफिसर सिंह का डंडा लेकर शेखर बाबूजी के हाथ में देते हुए बोलता है, बाबूजी आप मारिए, हम दोनों को खूब मारिए। हमने जो पाप किए हैं उसके लिए हर सजा कम है। राम प्रकाश जी और मीना जी की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। फिर शेखर और अलका कहते हैं कि बाबूजी, भगवान ने हमें हमारे किए की सजा दे दी है। जो हमने आपके साथ किया वही भाग्य ने हमारे साथ किया। अब जाकर हमें समझ आया कि माँ बाप जीवन भर मेहनत करके तिनका जोड़कर कैसे घर खड़ा करते हैं। हम लोग तो कितने कम समय में ही त्राही त्राही हो गए। अगर आपने हमें माफ नहीं किया तो हमें भगवान भी माफ नहीं करेगा। ऑफिसर सिंह राम प्रकाश जी और मीना जी से दोनों को माफ करने के लिए कहते हैं। राम प्रकाश जी और मीना जी ने उन्हें माफ कर दिया। माफी मिलने के बाद अब शेखर और अलका अपने पापों का दंड भुगतने के लिए घर से निकलने के लिए दरवाजे तक पहुंचते हैं, परंतु माँ बाबूजी की आवाज उन्हें रुकने पर मजबूर कर देती है। राम प्रकाश जी और मीना जी दोनों गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, बेटा, तुमने जो किया भगवान ने उसकी सजा तुम्हें दे दी है। माफ करने वाला तो भगवान है। माँ बाप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? बस थोड़ा सा प्यार और मान सम्मान। माँ बाप बच्चों के लिए उम्र भर मेहनत करते हैं और बच्चे बुढ़ापे में उनका सहारा बनने के बजाय उन्हें इस तरह मझधार में छोड़ देते हैं तो सोचो उनके दिल पर क्या गुजरती है। माँ पिता जो करते हैं अपनी संतान के लिए करते हैं। हमारे जीते जी और हमारे मरने के बाद जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही तो है। संतान ही तो माँ बाप के मेहनत करके बनाए गए आशियाने का सुख भोगते हैं। तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, यही हमारे लिए काफी है। माँ बाप और बच्चों का मिलन देखते ऑफिसर सिंह की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह उन लोगों से जाने की अनुमति ले चले जाते हैं। अब शेखर और अलका बिल्कुल बदल चुके थे। पहले जो उन्होंने नाटक किया था अब उन्होंने सच कर दिखाया। अब वे दोनों आदर्शवादी बेटे बहू बन चुके थे। कुछ ही दिनों बाद नए मेहमान की दस्तक हो चुकी थी। अलका की सूनी गोद भर गई। अलका ने बेटे को जन्म दिया। नए मेहमान के आने से घर में खुशियां ही खुशियां थी। राम प्रकाश जी और मीना जी को दादा दादी बन खुशी का ठिकाना ही ना रहा। दोनों हमेशा ईश्वर का शुक्रिया अदा करते रहते। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।